नमस्कार। बड़ी खबर ये है कि ज़मीन म्यूटेशन के नाम पर घूस लेने के मामले में रांची के बुढ़मू अंचल के सीईओ को पिछले दिनों एसीबी ने गिरफ्तार किया था और उनके साथ साथ दो और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इस गिरफ्तारी के बाद झारखंड प्रशासनिक सेवा ने सवाल खड़ा कर दिया है एसीबी की पूरी कार्रवाई पर। दरअसल मांडर के रहने वाले एक व्यक्ति ने एसीबी में शिकायत की थी कि ज़मीन के म्यूटेशन कराने के एवज में जब वह सीओ कार्यालय गए, जो सचिदानंद वर्मा बुढ़मू के सीओ हैं, तब उन्होंने कहा कि भू राजस्व पदाधिकारी से जाकर बात कीजिए, उसके बाद काम हो पाएगा। और भू राजस्व कर्मचारी जो हैं वो राजेश कुमार रवि थे, और जब राजेश कुमार रवि से वे बातचीत करने के लिए गए तब कहा गया कि 80-90 हज़ार रुपये पैसे लगेंगे, उसके बाद ही आपका काम हो पाएगा, हालांकि कुछ कम भी दीजिएगा तो काम हो जाएगा। उसके बाद वे फिर जो सीओ सचिदानंद कुमार वर्मा है बुढ़मू के, उनसे मुलाकात किए। सीओ ने फिर कहा कि आप राजस्व कर्मचारी, भू राजस्व कर्मचारी से ही मिलिए, जिन्हें हल्का कर्मचारी कहा जाता है, तभी काम हो पाएगा। फिर जब उनसे मुलाकात करने के लिए गए तो भू राजस्व कर्मचारी ने बताया कि उनका जो म्यूटेशन करने की जो प्रक्रिया थी वो रद्द हो गई है, फिर से शुरू करना पड़ेगा, इसलिए पहले 10,000 रुपये दे दीजिए। जब ये बातचीत हो रही थी तब उसी कमरे में ये भू राजस्व कर्मचारी के भाई गौतम किशोर रवि भी मौजूद थे, जैसा कि एसीबी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी किया गया है वो बताया गया। उसके बाद शिकायतकर्ता जो थे मांडर के रहने वाले, जिनका नाम सुबोध कुमार है, उन्होंने एसीबी में जाकर कंप्लेन किया। एसीबी में कंप्लेन दर्ज करने के बाद एसीपी कोई भी मामले को अंतिम तक पहुंचाने से पहले खुद पड़ताल करती है, उसका सत्यापन करती है। एसीबी की एक टीम गई, इस मामले का सत्यापन की और पता चला कि सचमुच में 10,000 रुपये मांगा जा रहा है। और उसके बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपये घूस लेते हुए जो भू राजस्व कर्मचारी हैं उनके भाई गौतम को गिरफ्तार किया। उसके बाद भू राजस्व कर्मचारी जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद इन दोनों से पूछताछ के बाद देर रात जो सीओ हैं सचिदानंद कुमार वर्मा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया और फिर तीनों को जेल भेज दिया गया है। एसीबी की इस कार्रवाई पर झारखंड प्रशासनिक सेवा ने कई सवाल खड़े किए हैं। झारखंड प्रशासनिक सेवा का कहना है कि प्रत्यक्ष तौर पर या फिर पैसे लेते हुए, घूस लेते हुए कहीं भी सीओ को नहीं देखा गया है, न पकड़ा गया है। और ऐसे में उन्हें गिरफ्तार करके जब किसी के बयान पर गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है तब फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ सवाल खड़ा किया गया है और जो सवाल खड़ा किया गया है क्या सचमुच में वो जायज़ है, यही हम जानेंगे और समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज हैं। सूरज, झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने सवाल खड़ा किया है, क्या सवाल है? देखिए, मेरे हाथ में प्रेस रिलीज है और 8 बिंदुओं में सवाल खड़ा किया है। और केवल सवाल ही नहीं खड़ा किया है बल्कि एक 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है अपर सचिव रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में। मांग की है कि खुद से बना भी दी है? एक कमेटी खुद बनाई है और इसके अलावा मांग की गई है वो नीचे है। एक कमेटी खुद बनाई है कि जो गिरफ्तारी वाला पूरा प्रकरण है इसकी जाँच की जाएगी और ये अपना रिपोर्ट जो है वो संघ को सौंप देगा। इसके लिए 1 हफ्ते का समय उस कमेटी को दिया गया है। और 8 बिंदु हैं, उन 8 बिंदु में सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसलों का हवाला दिया गया है। इसके अलावा जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं उनके संदर्भ में जो कानून है कि उनकी खिलाफ अगर आपराधिक कोई मुकदमा होता है तो किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, उसका वो हवाला दिया गया है। तो उसमें पहला ही है ये कि ये पीसी एक्ट है, धारा 17A का खुला उल्लंघन उन्होंने कहा है। तो इसमें ये कहा गया कि भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17A के तहत ये लोग कह रहे हैं कि किसी भी अधिकारी की गिरफ्तारी की जाती है, चाहे करप्शन का मामला हो या कोई और मामला, तो पहले आपको किसी सक्षम प्राधिकार से उसकी पूर्व से अनुमति लेनी होती है कि हम ऐसी कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो कि संघ का तर्क है कि ऐसा नहीं किया गया तब जबकि उनके पास से कोई वित्तीय बरामदगी नहीं हुई। इसका मतलब कि कैश लेते हुए वो रंगे हाथ नहीं पकड़े गए हैं। जो हम लोग खबरों में लिखते हैं कि फलां अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ा गया, तो उनको रंगे हाथ पकड़ा नहीं गया, किसी के बयान के आधार पर आपने कार्रवाई की है। इसके पहले आपको किसी सक्षम प्राधिकार, तो सक्षम प्राधिकार का मतलब है कि शायद विभाग से या सीएम कई बार कार्रवाई की अनुशंसा एसीबी करती है कि हम इस पर कार्रवाई करना चाहते हैं, सीएम
या विभाग के मंत्री उस अनुशंसा को मंजूरी देते हैं, उसके आधार। संक्षेप में बताइए और क्या। ठीक है। इसके अलावा है कि प्रत्यक्ष मांग एवं स्वीकार्यता का सर्वथा अभाव, जिसमें कहा गया कि ना तो वो रंगे हाथ पकड़े गए हैं, ना कोई फर्स्ट हैंड एविडेंस है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, या जो मामला है प्रकरण 10,000 रुपये लेने का, उसमें उनकी कोई मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं पकड़ा गया। जो एसीबी का प्रेस रिलीज है उसमें तो ये कहा जा रहा है ना कि 2 बार उनसे मिला गया और दोनों बार वो एक बोले डायरेक्ट तौर पर कि उनसे जाके मिलिए तभी काम हो। देखिए, कई मामले ऐसे हैं, जैसे एसीबी ने अपनी कार्रवाई की है निश्चित तौर पर कि उनके पास बिना एविडेंस के वो नहीं जाएंगे। हाल फिलहाल में आप जानते हैं कि एक गिरफ्तारी हजारीबाग की एक अधिकारी हैं, जेपीएससी के अधिकारी की जब गिरफ्तारी हुई तो उसमें भी वो नगद कैश लेती नहीं पकड़ी गई। जिनको पकड़ा उन्होंने कहा कि मैंने इनके कहने पर मैं ये रिश्वत ले रहा हूँ। अब ये ट्रेंड चल गया, चूंकि ये अधिकारी हैं, ये नियम कानून जानते हैं कि कैसे बच सकते हैं। और ये तो बिल्कुल छुपा नहीं है, ओपन सीक्रेट है कि बिना पैसे लिए म्यूटेशन होता ही नहीं है। चाहे उनके परिवार का भी कोई लोग जाए तो पैसे लेकर ही म्यूटेशन होगा, ये ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं। और ये म्यूटेशन भी की जो प्रक्रिया है, आप देखिए कि भाई हाल ही में हजारीबाग का एक मामला आया कि एक युवक टावर पर चढ़ गया, मुख्यमंत्री को उस मामले में संज्ञान लेना पड़ा और उसके बाद म्यूटेशन हो गया। अगर सचमुच में उसमें तकनीकी खामियां थी, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए था, लेकिन तकनीकी खामियां बताकर पहले रोका जाता है और फिर किसी तीसरे के पास भेजा जाता है डील करने के लिए। क्या यही वजह है कि एसीबी कोई एविडेंस के साथ गिरफ्तार की, और इनका जो सवाल है वो कितना जायज़ है? यही देखिए, निश्चित तौर पर पिछले कई मामले, खास तौर पर हम लोग अगर भ्रष्टाचार के या रिश्वतखोरी के 10 खबरें हम कवर कर रहे हैं तो उसमें 8 मामले ऐसे हैं जो राजस्व निबंधन कार्यालय से आते हैं और म्यूटेशन के नाम पर आते हैं। और जैसा कि आपने केसेस का उदाहरण भी दिया है, तो निश्चित तौर पर अब ये है कि जो संघ है वो स्टैंड कर रहा है और उसने आक्रामक रुख अपनाया है। लेकिन जहाँ तक जो समझ आती है, जो एसीबी की कार्रवाई है और इससे पहले भी जो कार्रवाई हुई है, तो आप जब भी जानते हैं कि उनकी जो प्रेस रिलीज आती है या जो खबरें आती हैं और जो अधिकारी भी बताते हैं कि जब शिकायत होती है तो वो पहले शिकायत का सत्यापन कराते हैं। अगर शिकायतों की पुष्टि होती है कि हाँ ऐसा है, इसके बाद ही धावा बोला जाता है या गिरफ्तारी होती है। ये जो और टेक्निकल सवाल उठाए गए हैं गिरफ्तारी पर, सीओ के गिरफ्तारी पर, वो क्या है? इसमें एक है कि ये तो कि पुलिस अभिरक्षा में दिए गए बयान, ये तो हम जानते हैं कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया में पुलिस के सामने जो बयान दिया जाता है वो कोर्ट में उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। जब मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया उसी को स्वीकार किया जाता है, जो इकबालिया बयान हम कहते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि एक किसी की गिरफ्तारी हुई और उन्होंने जो बयान दिया उसके आधार पर आपने ये कार्रवाई कर दी, जो गलत है। इसके अलावा इन्होंने एक डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार के एक मामले का हवाला दिया है, जिसमें ये कह रहे हैं कि किसी असाधारण परिस्थिति या पलायन की स्थिति में, मतलब कि आपको ऐसा लगे कि अधिकारी भाग जाने वाला है या फिर ऐसा मामला जहां पर गिरफ्तारी जो है अपरिहार्य हो जाए कि करना ही है, तभी आप कर सकते हैं, अन्यथा उसके अधिकारी के मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था ये डीके बासु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार के केस में, तो उन्होंने इसको भी मेंशन किया है यहाँ पर। इसके अलावा एक अर्नेश कुमार और बीएनएसएस की अवहेलना का मामला दिया है कि इसमें कहा गया है कि 7 वर्ष से कम सजा मामले में, कि ऐसा कोई मामला जिसमें जो सजा की अवधि है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 वर्ष हो सकती है या 7 वर्ष ज़्यादा हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर ऐसा मामला है तो ऐसे में एक तो पहली बात कि अगर ऐसा मामला है जिसमें 7 साल से कम की सज़ा होने वाली हो, दूसरी बात कि आपको ऐसा नहीं है कि वो सबूत नष्ट कर सकते हैं या जांच में सहयोग नहीं करेंगे या भाग जाएंगे, तो आप उनको सीधे गिरफ्तार करने की जगह आप उनके नोटिस देके पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, तो ये कह रहे हैं। इसके अलावा एक और मामला है कि प्रत्यक्ष मांग और स्वीकार्यता, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का नियमों का हवाला दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी अधिकारी ने, वही जो मैंने पहले ही कहा कि अगर डायरेक्ट उन्होंने रिश्वत नहीं ली है या डायरेक्ट मांगते हुए नहीं पकड़े गए हैं, रंगे हाथ नहीं पकड़े गए हैं, तो उनकी सीधी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इसके अलावा ये कहा है कि प्रशासनिक पदानुक्रम कि आवेदक को संबंधित राजस्व कर्मचारी के पास भेजना एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसे आपराधिक षड्यंत्र नहीं माना जा सकता। कि जो कहा कि जो शिकायत करता है उसने ये कहा या जो गिरफ्तार जिसको किया गया उसने अपनी पूछताछ में ये बताया कि भाई मुझे इस आदमी ने कहा पैसे मांगने के लिए, तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई सीनियर अधिकारी अपने जूनियर अधिकारी के पास किसी को भेजता है कि आप उसके पास जाइए, वो मामला समझ लेंगे, वो बता देंगे आपको। तो ये कह रहे हैं कि इसमें कि ये सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है कि उच्चाधिकारी जो है वो अपने कनिष्ठ को रेफर करता है। लेकिन मामला ये कि एसीबी ने क्या लिखा, क्या उन्होंने केस रेफर करने की बात कही है या वो कहा कि आप उनसे जाइए और उनसे समझ लीजिए कि कैसे म्यूटेशन होगा।
तो अगर ये रिश्वत के संदर्भ में था तो एसीबी की कार्रवाई बिल्कुल सही है, क्योंकि ये फिर स्पष्ट नहीं कर रहे हैं ना कि आपने कनीय अधिकारी के पास क्यों भेजा, क्या आपने उनको ये भेजा कि नहीं वहाँ से ये फाइल आएगी। मैं भी ये इसे पढ़ रहा था, ये तर्क दे रहे हैं कि जो एसीबी का प्रेस रिलीज है उसी में ये बात साफ तौर पे लिखा गया है कि पहला जो म्यूटेशन की प्रक्रिया थी वो रद्द हो गई है और यही वजह है कि फिर से म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भेजा जा रहा था। मतलब ये करें कि इसीलिए भेजा जा रहा था, ऐसा नहीं है कि रेट तय करने के लिए भेजा जा रहा था। निश्चित तौर पर, लेकिन जो पिछले इनका अपना तर्क है, एसीबी के अपने तर्क हैं, लेकिन हम जो पिछले मामले देखते हैं रिश्वतखोरी के, उसमें वही हुआ जो आपने कहा कि कोई ना कोई तकनीकी खामी देकर रोका जाता है और आखिर में जो याचक है या जो लाभुक है उसे ये लगेगा कि भाई मेरा काम हो जाए, मैं महीनों से घूम रहा हूँ तो कुछ ले देकर मामला बन जाए। जो दे देते होंगे उनका काम हो जाता है, नहीं होता है तो रिश्वत देनी पड़ती है। जो शिकायत करने की हिम्मत जुटाते हैं उस पर कार्रवाई होती है। एसीबी की कार्रवाई पर इससे पहले भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं। रांची जिला में ही एक वीडियो के कार्यालय में पैसे फेंक कर और उन्हें अरेस्ट करने का मामला था, तो फिर ग्रामीणों ने पूरा ब्लॉक कार्यालय को घेर लिया था और उसके बाद उस मामले में फिर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन सवाल है कि दोनों इस तरफ से जो सवाल उठे हैं और जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है, ये भी कहा जा रहा है झारखंड प्रशासनिक सेवा की तरफ से कि ये पूरी तरह से छुपाया गया है एक तरीके से, कि सुबह के 3 बजे सीओ को गिरफ्तार किया गया था। क्या वो कहीं भाग रहे थे, क्या कुछ वो छुपाना चाह रहे थे? जब उनके पास कुछ पैसा मिला ही नहीं तो फिर कैसे अरेस्ट किया गया? देखिए, ये इन्होंने निश्चित तौर पर ये लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि ये जो 3 बजे उनके आवास से गिरफ्तार किया गया, और ये डीके बासु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार का हवाला दिया है कि प्रतिष्ठित नागरिक या अधिकारी जो भाग नहीं रहे हों तो आप 3 बजे। दूसरी बात है कि 3 बजे गिरफ्तारी की गई तो संघ का ये भी आरोप है कि उनके परिवारजनों को ये सूचना नहीं दी गई कि हम गिरफ्तारी कर रहे हैं, जो कि गिरफ्तारी के सिचुएशंस में आपको उनके परिजनों को बताना होता है कि हमने आपके सदस्य को गिरफ्तार किया है। इसके बाद उनके वकील से बातचीत होती है, उनको वकील दिया जाता है जहां वो बताते हैं। इसके बाद आपको न्यायिक हिरासत में रखना है, कोर्ट में 24 घंटे के अंदर पेश करना है और रिमांड मांगनी है, नहीं मिला तो न्यायिक हिरासत में जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि इन तमाम जो मानक हैं इनका इस केस में उल्लंघन किया गया। अब बात यह है कि ये जब प्रेस रिलीज आई है संघ की तरफ से तो एसीबी का जवाब इस पर क्या है? नहीं, एसीबी से मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं है। लेकिन इन लोगों को तीनों को जब कोर्ट में गिरफ्तार करने के बाद पेश किया गया था तो बचाव पक्ष के तरफ से कोर्ट में ज़रूर ये तर्क रखा गया कि ये गिरफ्तारी सही नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति ने आरोप लगाया है और वो भी सरकारी कर्मचारी नहीं है, बल्कि वो जो भू राजस्व कर्मचारी हैं उनके भाई हैं। देखिए, यही चीज़ें हैं और यही वजह है कि इन्होंने कुछ मांगें रखी हैं लास्ट में, कि मांग इन्होंने राज्य सरकार से रखी है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो लोग दोषी पाए जाएंगे, जो मानक इन्होंने 8 बिंदुओं में बताए हैं और कहा है कि एसीबी के जिन भी अधिकारियों ने इसका उल्लंघन किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा ये कहा गया है कि एसओपी का एक मतलब स्पष्ट गठन किया जाए, गाइडलाइन बनाई जाए कि इस जो एसीबी है या कोई भी दूसरी एजेंसी वो अगर सरकारी अधिकारियों के मामले में गिरफ्तारी करती है तो उसका स्पष्ट गाइडलाइन होना चाहिए कि इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कार्रवाई करनी है, ना कि जिस तरीके से हुआ जो इनका तर्क है कि ये गिरफ्तारी जो हुई वो मानकों का उल्लंघन करके हुई और मनमानी कार्रवाई ये लोग कह रहे हैं। तो बिल्कुल झारखंड प्रशासनिक सेवा ने सीओ की गिरफ्तारी पर सवाल खड़ा किया है। हालांकि एसीबी अगर कार्रवाई करती है तो ज़रूर होमवर्क ठीक करना चाहिए और चार्जशीट करने समय डिटेल जो है वो ज़्यादा मजबूत होना चाहिए और शायद ये नहीं हो पाता है। और यही वजह है कि रांची जिला में सिर्फ 3 सीओ पिछले कुछ सालों में गिरफ्तार हुए हैं और 3 में से 2 जो हैं या फिर ज़्यादातर मामले ऐसे होते हैं कि 2-3 महीना में ही इन्हें कोर्ट से जो है बेल मिल जाती है और उसके बाद ये बाहर भी निकल जाते हैं। अभी तो वर्तमान में जो मामला आप देख रहे हैं बुढ़मों का वो तो है ही। इसके पहले वर्ष 2023 में एसीबी ने ज़मीन म्यूटेशन और दाखिल खारिज के मामले में अंचल कार्यालय से जुड़े एक मामले में रिश्वत लेने के आरोप पर सीओ को गिरफ्तार किया था। उस मामले में भी बेल मिल चुका है। रातू अंचल में 2023 में रातू के सीओ प्रदीप कुमार को ज़मीन के मामले में 25,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया गया था और उन्हें भी कुछ ही महीने में बेल मिल गया। इसके अलावा रांची सदर अंचल के जो सीओ हैं मुंशी राम, उन्हें 37,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया गया था और कुछ ही महीने में उन्हें भी बेल जो है कोर्ट से मिल गई।
तो सवाल है कि जब गिरफ्तारियां होती है तो 2 ही 3 महीने के अंदर कैसे इन अधिकारियों को बेल मिल जाती है, और बेल मिलने के बाद फिर बाहर जब निकलते हैं तो इन्हें मनचाहा पोस्टिंग भी मिल जाती है। तो एक सवाल के पीछे कई सवाल हैं। अब चूँकि झारखंड प्रशासनिक सेवा ने सवाल खड़ा किया है, अपने सीओ के बचाव में ये सवाल खड़ा किया है, और जो भी तर्क के आधार पर कानून संगत जो सवाल हैं वो खड़ा करते हुए वो मीडिया में बयान दे रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि एसीबी की ये कार्रवाई कहीं से भी जायज़ नहीं लग रही है। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in